बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन देखी थी और हमने इसके अलावा एरे की इम्प्लीमेंटेशन से उसके इंसर्शन और डिलीशन के ऑपरेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि इंसर्शन के ऑपरेशन को पुश के फंक्शन के नाम से हम देखेंगे और पॉप जो है वो हमने डिलीट के लिए इस्तेमाल किया था। इसी तरीके से हमने ट्रावर्सिंग का भी ऑपरेशन स्टैक में डिस्कस किया है पिछले पार्ट 1 में। और इसी के साथ साथ हमने ये डिस्कस किया था कि जितने डेटा स्ट्रक्चर भी हम पढ़ चुके हैं या हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम हर डेटा स्ट्रक्चर की एप्लीकेशन को डिस्कस करें कि ये डेटा स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। तो जिस तरीके से मैंने उसमें डिस्कस किया था कि लिंक लिस्ट की एक सिंपल एप्लीकेशन ये है कि आपकी रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो एक लिंक लिस्ट की फॉर्म में होता है, क्योंकि वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है और किसी भी एक प्रोग्राम का, एप्लीकेशन का या किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डेटा जो है वो एक जगह पे नहीं पड़ा होता, बल्कि वो मल्टीपल जगहों पे होता है जहाँ जहाँ रैम अवेलेबल होती है और वो लिंक लिस्ट की तरह एड्रेसेस के ज़रिए एक दूसरे से लिंक होता है। तो इसी तरीके से जब स्टैक के पार्ट 1 में हम डिस्कस कर रहे थे स्टैक को, तो उसमें भी हमने स्टैक की एप्लीकेशन को लिस्ट किया था, जिसमें हमने डिटेल में जो एक एप्लीकेशन स्टैक की वहाँ पे कंप्लीट की थी वो ये थी कि जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं रियल लाइफ में, जिनको हम इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं, उसको कंप्यूटर उसका रिज़ल्ट इवेलुएट करने से पहले उसको पोस्टफिक्स नोटेशन में या प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करता है, और इसके लिए जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो स्टैक होता है। तो एक जो हमने ये एप्लीकेशन थी वो हमने डिटेल में पार्ट 1 में डिस्कस की थी। अब ये सेकंड एप्लीकेशन है जिसमें स्टैक यूज़ होता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड रिकर्जन। तो रिकर्जन को हम देख लेते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है और स्टैक इसमें किस तरीके से यूज़ होता है। So recursion is an important phenomenon used in computer science. Using recursion, certain procedures can be expressed in a more elegant way. Suppose P is a procedure or a function containing either a call statement to itself or a call statement to another procedure function that may eventually result in a call statement back to the original procedure or function P. Now इसका क्या मीनिंग है कि रिकर्जन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर पी एक प्रोसीजर है या फंक्शन है, अब एक्चुअली प्रोसीजर का वर्ड जो है वो हम उस फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, यानी वॉइड होता है, और फंक्शन हम उस ऐसे फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड के अलावा होती है, लेकिन बहरहाल हम इसको जनरली फंक्शन कह देते हैं। तो रिकर्जन इज डिफाइंड व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन फ्रॉम इनसाइड इट्स ओन बॉडी। यानी कि आप ये एज्यूम करें कि सपोज पी जो है वो एक फंक्शन है और उसके अंदर से उसी को जो है वो दोबारा कॉल किया जाए और मल्टीपल टाइम्स वो कॉल हो, या फॉर एग्जांपल अगर एक दफ़ा भी कॉल हो रहा है तो कोई ऐसी स्टेटमेंट होगी जिस पे वो जो कॉलिंग होगी वो स्टॉप हो जाएगी, अदरवाइज फंक्शन की बॉडी के अंदर से फंक्शन जो है वो अपने आप को दोबारा कॉल करेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, रिकर्जन। या हम इसको इस तरह कह सकते हैं, और अ कॉल स्टेटमेंट टू अनदर प्रोसीजर फंक्शन, यानी एक प्रोसीजर पी के अंदर से एक दूसरा फंक्शन कॉल हो और फिर वो दोबारा कॉल होने के बाद वापस उस फंक्शन पी में आ जाए जहाँ से वो कॉल हुआ था। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम जो है वो क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं। यानी पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि एक आपके पास फंक्शन है और वही अपने आप को अपने अपने अंदर से, अपनी बॉडी से जो है वो कॉल कर रहा है। और दूसरी कंडीशन इसकी क्या है, या दूसरी डेफिनेशन क्या है, कि उस फंक्शन के अंदर से कोई और फंक्शन कॉल हो और वो कंप्लीट होने के बाद इवेंचुअली रिजल्ट इन अ कॉल स्टेटमेंट बैक टू द ओरिजिनल प्रोसीजर, यानी वो दोबारा उस फंक्शन में वापस आ जाए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, देन पी इज रेफर टू एज द रिकर्सिव प्रोसीजर और फंक्शन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकर्जन। तो हम ऐसे फंक्शन को जो कि अपने आप को अपनी बॉडी के अंदर से कॉल करे या अपनी बॉडी के अंदर से किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करे और फिर दोबारा वो फंक्शन जो कंप्लीट हो जाए, लेट्स सपोज उसको हम क्यू कह देते हैं, तो वो क्यू फंक्शन जब कंप्लीट हो जाए और वो वापस उस पी फंक्शन में वापस आए, तो हम ऐसे फंक्शन को जिसको हम पी कह रहे हैं उसको हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं और इस प्रोसेस को हम रिकर्जन का नाम देते हैं। सो एक वेल डिफाइंड रिकर्सिव प्रोसीजर या फंक्शन क्या होता है, इज सेड टू बी वेल डिफाइंड इफ इट हैज द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। देयर मस्ट बी सर्टेन क्राइटेरिया कॉल्ड द बेस क्राइटेरिया फॉर विच द प्रोसीजर डजंट कॉल टू इटसेल्फ। प्रोसीजर या फंक्शन, बार बार मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि प्रोसीजर या फंक्शन एक ही चीज़
को हम कह रहे हैं, यानी फंक्शन जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं। एक्चुअली प्रोसीजर का लफ्ज़ जो है वो पास्कल लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था कि उसमें जिसकी रिटर्न टाइप नहीं होती थी उसको प्रोसीजर कहते थे, जिसकी रिटर्न टाइप होती थी उसको फंक्शन कहते थे। लेकिन उसके बाद पास्कल के बाद जब C और C++ इंट्रोड्यूस हुई तो फिर सिर्फ फंक्शन का नाम ही लिया जाता है। यानी फंक्शन एक ऐसा मॉड्यूल होता है जो कि एक सेपरेट इंडिपेंडेंटली काम करता है और वो मेन के अंदर से या कोई भी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर से कॉल होता है। यानी उसकी एक सेपरेट बॉडी होती है, एक स्टार्टिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट होती है, उसके अंदर स्टेटमेंट होती है जो हम नॉर्मली अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो एक रिकर्सिव फंक्शन के अंदर ये फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज़ हों तो वो ऐसे रिकर्सिव फंक्शन को हम वेल डिफाइंड कहते हैं। उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है या पहला क्राइटेरिया है वो क्या है, बेस क्राइटेरिया। अब बेस क्राइटेरिया क्या है, फॉर विच द प्रोसीजर और फंक्शन डजंट कॉल टू इटसेल्फ। यानी बेस क्राइटेरिया एक ऐसा क्राइटेरिया होगा या आप ऐसी स्टेटमेंट लिखेंगे कि जब वो स्टेटमेंट अप्रोच हो जाएगी, यानी या वो आ जाएगी वो उस फंक्शन की बॉडी के अंदर, जब वो फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा होगा तो वो कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगी तो उस पे जो है आपका प्रोसीजर या फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर देगा। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, बेस क्राइटेरिया कहते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपके फंक्शन के अंदर बेस क्राइटेरिया ना हुआ तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन इन्फिनिटली अपने आप को कॉल करता रहेगा। सो देयर मस्ट बी सर्टन क्राइटेरिया कॉल्ड द बेस क्राइटेरिया फॉर विच द प्रोसीजर डजंट कॉल टू इटसेल्फ, यानी वो स्टॉप कर दे अपनी कॉलिंग को। Each time the procedure call to itself directly or indirectly, it must take us closer to the base criteria। और वो कॉल ऐसी होनी चाहिए, नहीं वो जो अपने आप को कॉल कर रहा है या अपने पैरामीटर भेज रहा है उसको दोबारा और वो उसकी एग्जीक्यूशन चल रही है, तो वो इस तरीके से वो वाली स्टेटमेंट उसकी कॉल की होनी चाहिए कि वो इसको बेस क्राइटेरिया के नज़दीक लेके जाएं ताकि एक ऐसा स्टेप आ जाए जिस पे कि वो अपने आप को कॉल करना फिनिश कर दे। क्योंकि अगर वो इन्फिनिटली कॉल करता रहेगा तो इसका मतलब है कि ये आपका एक इन्फिनिट लूप बन जाएगा और वो फंक्शन कभी भी आपको कोई रिजल्ट नहीं दे सकेगा। तो इट मीन कि एक बेस क्राइटेरिया होना चाहिए और एक वो जो उसकी कॉल करने की स्टेटमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको आहिस्ता आहिस्ता बेस क्राइटेरिया के नज़दीक लेके जाए। अब हमने ये जो 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं एक वेल डिफाइंड रिकर्सिव प्रोसीजर की, उसकी एग्जांपल हम फैक्टोरियल के फंक्शन में देख लेते हैं। फैक्टोरियल आपने डेफिनेटली कोई प्रोग्राम इसका लिखा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्स में, तो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। कि अगर n कोई नंबर है तो उसका फैक्टोरियल होगा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री अप टिल 1। यानी हम जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं उससे एक एक नंबर कम करके हम 1 तक जाते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम उसको अगर हम फुल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम अप टिल 1 इसको जो है वो ओपन कर रहे हैं, और अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कहते हैं कि n फैक्टोरियल बराबर है n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल या n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल, या अगर आप इसको मजीद लिखना चाहें तो आप लिखेंगे n इंटू n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होगा कि आगे एक्सपेंड होगा, तो ये ऊपर हमने एक्सपेंड करके लिख दिया है कि ये 1 तक जाता है। अगर हमने 1 का फैक्टोरियल निकालना हो, फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 1 है तो हमें पता है कि 1 तो है ही, मतलब अपने 1 तक ही जाना होता है, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही है, क्योंकि अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 ही आएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास n की वैल्यू 5 है तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, देन 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, या अगर हम ऊपर वाली फॉर्म में लिखना चाहें तो हम 5 से लेके अप टिल 1 तक जाते हैं, और जब हम इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 120। सो अ सिंपल एल्गोरिथम टू फाइंड n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज फॉलोज। किस तरह हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये फैक्टोरियल का फंक्शन है जिसको आपने लेट सपोज मेन से कॉल किया है और आपने n की वैल्यू भेजी है, जो भी हमने देखा है कि फॉर एग्जांपल हम 1 का या 5 का फैक्टोरियल मालूम करें। तो n इज़ दैट नंबर जिसका फैक्टोरियल हमने फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक वेरिएबल फैक्ट जो है वो सेट करते हैं 1 पे, और फिर हम 4 और 5 स्टेप्स को रिपीट करते हैं जब तक कि हमारा n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक हो गया, n वो है जिसका कहीं आप फैक्टोरियल मालूम कर रहे हैं। तो अगर 5 है तो 5 जब तक 1 से ग्रेटर है या उसके इक्वल तक नहीं आ जाता, आपने ये 2 लाइंस करनी है जो कि क्या कर रही हैं, आपने मल्टीप्लाई करना है। तो फैक्ट एक्चुअली एक सपोर्टिंग वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने 1 रखी है, तो 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, 1 इंटू 5
5 हो जाएगा, 5 फैक्ट में चला जाएगा और फिर n डिक्रीज होगा यानी 4 हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम वो जो फैक्ट की वैल्यू 5 होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20 हो जाएगा, 20 फैक्ट में स्टोर हो जाएगा। और फिर हम 4 माइनस 1 3 करेंगे तो नेक्स्ट टाइम 20 इंटू 3 60 होगा। इस तरीके से 60 इंटू 2 जो है वो 120 होगा और 120 इंटू 1 120 होगा। तो जब आपका 1 तक पहुंच जाएगा तो आपके ये स्टेप्स जो है वो फिनिश हो जाएंगे और आपको फैक्टोरियल का 5 फैक्टोरियल का रिजल्ट जो फैक्ट वेरिएबल में स्टोर है वो क्या होगा 120, और जिसको कि आप यहाँ से रिटर्न करा के मेन में या जहाँ से भी ये फंक्शन कॉल हुआ वहाँ आप चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये हमने फैक्टोरियल मालूम किया है एक लूप के जरिए। हमने कौन सा लूप यूज़ किया है, वाइल। और जब आप लूप यूज़ करते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को आइटरेशन कहते हैं। ठीक है, आप कोई भी लूप यूज़ करें यानी आप रेपिटेशन करने के लिए अगर लूप का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को आइटरेशन कहते हैं। और लूप आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि देयर आर 3 लूप्स, और वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, डू वाइल भी यूज़ करते हैं और यूज़ कर सकते हैं, और फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं। वी ऑल्सो नो दैट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। हमें पता है कि 0 का फैक्टोरियल भी क्या होता है, 1 होता है, 1 का भी 1 ही होता है। विद दिस नॉलेज वी कैन इजिली डिफाइन अ रिकर्सिव प्रोसीजर टू फाइंड फैक्टोरियल एंड एज फॉलोज। अब ये जो है ये हमने विदाउट रिकरियन किया है, ये हमने आइटरेशन के थ्रू किया है क्योंकि हमने इसमें रेपिटेशन के लिए लूप इस्तेमाल किया है। अब हम इसी फैक्टोरियल को फाइंड आउट करेंगे विदाउट द लूप, और हम ऐसे करेंगे कि हम ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ये मल्टीप्लाई करने की, इसकी हम एक फंक्शन कॉल बना देंगे। तो फंक्शन अपने अंदर से अपने आप को बार बार कॉल करेगा और मल्टीप्लाई करते रहेंगे नंबर। और जब हमारी ये वाली कंडीशन आ जाएगी जिस पे कि हमने स्टॉप कर देना है जो कि 1 है, तो उस पे फिर वो कॉलिंग स्टॉप हो जाएगी और इस तरीके से हमें नंबर का फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो हम इस फैक्ट को कि आपका 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, या आप 1 भी यूज़ कर सकते हैं कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये एक्चुअली आप इसको यूज़ करेंगे स्टॉप करने की कंडीशन के तौर पे। तो किस तरीके से हम रिकर्सिव प्रोसीजर लिखते हैं या फंक्शन लिखते हैं, वो इस तरीके से होगा कि आप ये कहेंगे कि इफ़ n इज़ लेस देन 1, यानी अगर आपने 0 का फैक्टोरियल निकाला है या 1 का निकाला है, n इज़ लेस देन इक्वल टू 1, 0 या 1, तो उसका फैक्टोरियल तो 1 ही आएगा। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ n इज़ 1 इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल टू 1। अदरवाइज आपने क्या करना है, अगर 2 का है, 3 का है, 4 का है, यानी 1 से ऑनवर्ड है, तो आपने क्या कंडीशन यूज़ करनी है, n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n माइनस 1। यानी ये फंक्शन अपने आप को हर दफ़ा एक नंबर माइनस करके अपने आप को, ये देखें ये बार बार ये फंक्शन कॉल है। ठीक है, और ये अपने आप को बार बार कॉल करेगा और साथ n के साथ मल्टीप्लाई करेगा। यानी इसका मतलब ये है कि हर दफ़ा जब ये अगर n माइनस 1, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ 5 की, तो 5 माइनस 1 4, जब अपने आप को 4 के साथ कॉल करेगा तो फिर n की वैल्यू 4 होगी। जब ये 3 के साथ कॉल करेगा तो n की वैल्यू 3 होगी। इस तरीके से 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये भी हम देखते हैं। दिस लीड्स अस टू डिज़ाइन द, अब इसमें अगर हम ये देखें तो ये आपका जो है ऐसी स्टेटमेंट है जो हमने, अगर आपको याद हो, हमने क्या कहा था कि ईच टाइम द प्रोसीजर कॉल्स टू इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट मस्ट टेक अस क्लोजर टू द बेस क्राइटेरिया। और बेस क्राइटेरिया हमने क्या डिफाइन किया है, जो जब ये 1 तक आ जाए, 1 तक आ जाए, या अगर 0 तक भी आ जाए, तो क्योंकि 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो हमारा बेस क्राइटेरिया क्या है कि जब वो 0 तक पहुंच जाए या 1 तक पहुंच जाए। और कौन सी स्टेटमेंट उसको नज़दीक लेके जा रही है बेस क्राइटेरिया से, ये वाली फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1। यानी हर दफ़ा जब एक एक डिक्रीज करेगा तो ये अल्टीमेटली 0 या 1 तक चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा बेस क्राइटेरिया ये है और हमारी जो बेस क्राइटेरिया के करीब लेके जा रही है स्टेटमेंट वो ये वाली है। ठीक है, सो दिस लीड्स अस टू डिज़ाइन द फॉलोइंग रिकर्सिव एल्गोरिथम टू फाइंड फैक्टोरियल n। तो अब हम वो रिकर्सिव एल्गोरिथम लिख सकते हैं, वही फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल। और अब आपने क्या लिखा है, ये आपका बेस क्राइटेरिया है कि जब वो n की वैल्यू जो n बार बार, ये देखें फैक्टोरियल, ये फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है विद n माइनस 1। तो अगर ये 5 का हमने मालूम करना है तो ये अपने आप को कॉल करेगा 4 के साथ, फिर 4 इधर n बन जाएगा, तो फिर 4 माइनस 1 3 के साथ, फिर 3 इधर n बन जाएगा। ठीक हो गया, फिर 3 माइनस 1 2 के साथ, तो 2 इधर n बन जाएगा, फिर 2 माइनस 1 1 के साथ, तो अल्टीमेटली 1 आ जाएगा n। तो जब ये लेस देन इक्वल टू 1 है
जो 1 आ गया है इसका मतलब है यहाँ से 1 को रिटर्न कर देगा, आगे मजीद नहीं जाएगा। तो ये बेस क्राइटेरिया है जिस पे जाके फंक्शन कॉल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अदरवाइज ये स्टेटमेंट चलेगी कि ये अपने आप को बार बार कॉल करेगा। ठीक हो गया, और फिर मल्टीप्लाई भी साथ करता रहेगा। तो वही काम हो रहा है जो हमने आइटरेशन में किया था कि वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, लेकिन वहाँ पे हमने लूप यूज़ किया था। तो जब हम रेपिटेशन के लिए लूप यूज़ नहीं करते और रेपिटेशन को फंक्शन कॉल के ज़रिए हम हैंडल करते हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, रिकर्जन, या ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रिकर्सिव फंक्शन। ठीक हो गया ये बात। तो इसका बेस क्राइटेरिया ये आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में नजर आ रहा है, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1, और उसकी फंक्शन कॉल आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके देख लूँ, तो लेट सपोज आपने n की वैल्यू 5 दी थी, नाउ 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, तो ये एल्स पे आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय अपने आप को फिर कॉल करें 5 माइनस 1 4, अब यहाँ पे 5 है। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे 4 यहाँ पे चला गया। तो जब 4 के लिए आएगा तो फिर देन 4 के साथ वो है मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया। तो और 4, और फिर ये अपने आप को कॉल करेगा 4 माइनस 1 3 के साथ। तो जब 3 आ जाएगा, और देखिए साथ साथ रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जब अभी हम इसको आगे स्टैक में देख लेंगे कि ये किस तरीके से है कि आपका जब फर्स्ट फंक्शन कॉल आई है ना, तो वो स्टैक में ये वाला फंक्शन पड़ा हुआ है, यानी ये पूरी जो कोडिंग है ना, ये आपकी स्टैक की पहली लोकेशन पे आ गई। ठीक हो गया ये बात। और उसमें आपकी स्टेटमेंट है यहाँ पे ये 5 पड़ा हुआ है, 5 इंटू, अब ये फैक्टोरियल n-1, इसका मतलब है स्टैक की जो सेकंड पोजीशन होगी उस पर जब ये अपने आप को कॉल करेगा, तो ये पूरी कॉल, पूरा फंक्शन जो है वो अब सेकंड लोकेशन पे पड़ा हुआ है, जिसके अंदर आपका अब 4 आ गया है, यानी उसमें आपका लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 3। ठीक है। इसका मतलब है ये फिर अपने आप को कॉल करे, तो स्टैक की जो थर्ड पोजीशन होगी उस पे जाके ये फंक्शन की कोडिंग दोबारा पूरी बनेगी। ठीक हो गया। तो जब फंक्शन की कोडिंग दोबारा पूरी बनेगी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 1 2 के साथ फिर अपने आप को कॉल करेगा। तो जो स्टैक की अगली लोकेशन होगी, फोर्थ लोकेशन होगी, उस पर दोबारा आपका ये पूरा कोड बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब 5 फर्स्ट दफ़ा जब मेन से आएगा, तो स्टैक के पहले लोकेशन पे या पहले इंडेक्स पे, यानी टॉप की वैल्यू जब नल थी तो टॉप जो है वो 0 पे आएगा, तो जो उसकी पहली लोकेशन होगी उस पे ये पूरा फंक्शन जो है, पूरे फंक्शन की कोडिंग पड़ी होगी, और उसमें ये स्टेटमेंट ज़्यादा मैटर करती है कि आप लिख रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n-1, यानी 4, आप लिख रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4। वो अपने आप को फिर कॉल करेगा, पूरा फंक्शन ये दोबारा अब सेकेंड इंडेक्स पे, यानी टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी, वहाँ पे ये पूरा फंक्शन फिर बनेगा, और वहाँ पड़ा हुआ है 4 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक हो गई ये बात। फिर अपने आप को फिर कॉल कर रहा है, तो थर्ड लोकेशन पे, यानी जब टॉप की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो वहाँ पे पड़ा हुआ है 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक हो गया। और उस तरीके से ये फिर जब 2 के साथ अपने कॉल करेगा, तो टॉप की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी फोर्थ लोकेशन पे ये फिर दोबारा पूरा फंक्शन बनेगा, और उसके अंदर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 1। ठीक हो गया। तो फिर ये जो टॉप की वैल्यू 4 होगी, यानी फिफ्थ लोकेशन होगी, वहाँ पे n की वैल्यू जब 1 आएगी, तो ये पूरा फंक्शन बनेगा, लेकिन यहाँ से वो 1 रिटर्न कर देगा। जब वो 1 रिटर्न करेगा, तो वो वहाँ पे आएगा पिछले, उससे पिछले वाले पे, यानी फोर्थ लोकेशन कोड वहाँ से निकालेगा, स्टैक से पॉप करेगा, और अपनी पिछले वाली थर्ड लोकेशन पे आएगा, जहाँ पे लिखा हुआ था 2 मल्टीप्लाई बाय। तो वो जो 1 रिटर्न हुआ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 1 2 बनेगा, और ये कॉल भी स्टैक से निकल जाएगी, और ये वहां पे वापस आएगी जहां लिखा होगा 3 मल्टीप्लाई बाय दिस। तो वो जो 2 आया है वो होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। अब ये 6 जो है वो पिछली वाली कॉल पे आएगा जहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 हो जाएगा, और ये 24 वहाँ रिटर्न होगा जहाँ पे आपका लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय। तो ये 5 के साथ जब ये 24 मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर 120 आएगा, और ये वहाँ रिटर्न होगा जहाँ से ये मेन से कॉल हुआ था, जो कि आपने 5 का फैक्टोरियल मालूम किया था। इसका मतलब ये है कि आपके 5 का फैक्टोरियल मालूम करने के लिए इस पूरे फंक्शन की कोडिंग 5 टाइम्स बनती है, यानी 5 टाइम्स आपके फंक्शन पूरे के पूरे जो है वो एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं स्टैक में, और
जो लास्ट कॉल होगी, हमने पढ़ा ना स्टैक क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी वो जो लास्ट वाली कॉल होगी जो 1 के साथ आएगी, वो वहां से पॉप होगी तो वो नीचे 1 देगी जो कि 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 रिजल्ट निकलेगा, वो निकलेगी कॉल तो पीछे वहां पे देगी जहां से 3 मल्टीप्लाई बाय 2 था, वो 6 निकलेगी तो फिर वहां पे आएगी जहाँ, तो इस तरीके से करते करते स्टैक आपकी जब लास्ट कॉल को भी निकाल देगा तो वो मेन में वापस आएगा और जहाँ पे आपका आंसर जो है फिर 120 आएगा। तो इसका मतलब है लॉट ऑफ मेमोरी जो है वो रिकर्जन में इन्वॉल्व है, क्योंकि आपका पूरा फंक्शन जो है वो कंप्लीट जब ये अपने आप को कॉल करेगा दैट मीन पूरा फंक्शन दोबारा इसकी कोडिंग बनती है। तो 5 के फैक्टोरियल को मालूम करने के लिए ये फंक्शन 5 टाइम्स इसकी कोडिंग बनेगी जो एक दूसरे के ऊपर रखी जाएगी। तो बहुत ह्यूज मेमोरी जो है वो रिकर्जन के अंदर चाहिए होती है, क्योंकि ये तो आपका सिर्फ 2-3 लाइन का फंक्शन है, लेकिन अगर एक बड़ा फंक्शन हो तो फिर आपकी कितनी ज़्यादा आपको रैम जो है वो चाहिए होती है। जबकि अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ आइटरेशन के साथ, ये जो आपकी आइटरेशन है इसमें सिर्फ एक लूप लगा हुआ है और लूप की ये जो स्टेटमेंट है ये बार बार जो है वो रिपीट हो रही है और ये इतनी ही रैम ले रही है। और लूप का भी जो कंट्रोल वेरिएबल है ये एन, ये ALU की कैशे मेमोरी में चला जाता है। इसको लेने के लिए कंट्रोल यूनिट को बार बार जो है वो रैम में नहीं आना पड़ता, क्योंकि ये एक रूल है कि जो आपके कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे पता चल जाती है कि ये किस तरीके से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो वो वाले वेरिएबल जो कंट्रोलिंग वेरिएबल्स होते हैं वो कंपाइल टाइम पे कैशे मेमोरी में आ जाते हैं और इस तरीके से कंट्रोल यूनिट को नहीं जाना पड़ता उसको बार बार इंक्रीज करने के लिए रैम में, और इस तरह और प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। एंड सेकेंडली जो इटरेशन का कॉन्सेप्ट है वो आपकी सिर्फ जितनी आपकी ये स्टेटमेंट्स डिफाइन है सिर्फ यही मेमोरी है। तो जबकि आप रिकर्जन में अगर देखें तो जैसे मैंने आपको बताया इतनी ज़्यादा नहीं, ये 5 दफ़ा ये फंक्शन बनेगा तो इतनी रैम चाहिए होगी, और जब इतनी रैम चाहिए होगी तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल यूनिट को एक एक कॉल निकालने में भी, पॉप करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि उसने रैम में जाना है और एक जो है कॉल को रिटर्न कराना है। तो देखा जाए तो मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो उसकी एग्जीक्यूशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिकर्जन जो है वो आइटरेशन के मुकाबले में एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, अभी हम इसको मजीद आगे फर्दर देखते हैं ये चीज़ समझने के बाद। सो अबव विद द वेल डिफाइंड रिकर्सिव प्रोसीजर, क्यों वेल डिफाइंड है, क्योंकि इसके अंदर एक बेस क्राइटेरिया है, 0 पे भी आ सकता है और 1 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, 1 पे भी स्टॉप हो सकता है, 0 पे भी स्टॉप हो सकता है। तो हमें पता है कि उसका 0 का फैक्टोरियल 1 होता है या 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो वो स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब है इसके अंदर एक बेस क्राइटेरिया है जो कि इसको स्टॉप कर देता है, और ईच टाइम वी कॉल फैक्टोरियल इट टेक अस क्लोजर टू द बेस क्राइटेरिया, और ये वाली जो कॉल है ये हर टाइम इसको बेस क्राइटेरिया के नज़दीक एक एक स्टेप करके ले जाती है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ वेल डिफाइंड रिकर्सिव प्रोसीजर या फंक्शन। एक सेकंड एग्जांपल हम रिकर्जन की देख लेते हैं, फिबियोंकी सीरीज या फिबियोंकी नंबर जिसको कहते हैं। ये कैसे नंबर्स होते हैं कि 0 और 1 जो इनिशियली 2 नंबर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं, और हम हर नया नंबर पिछले 2 नंबर के सम से अचीव करते हैं। ठीक हो गई। सो 0 और 1 अगर 2 गिवन है तो 1 जो है इन पिछले 2 का सम, यानी 1 + 0 1 हो जाएगा, और फिर इन दोनों सम का सम 1 + 1 2 ये हो जाएगा, फिर इन दोनों सम का सम 2 + 1 3 ये हो जाएगा, फिर इन दोनों नंबर का सम 3 + 2 5, यानी हर नया नंबर जो है वो पिछले अपने 2 नंबर का सम होता है। दिस इज कॉल्ड द फिबियोंकी सीरीज। तो राइटर, चूंकि ये हमें नजर आ रहा है कि रिकर्सिवली काम करता है, तो हम राइट अ रिकर्सिव प्रोसीजर टू फाइंड द nth टर्म। अब टर्म कौन सी है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ, जैसे हम एरे में जो है वो लोकेशन देते हैं। इसका मतलब ये कि अगर हमें ये कहा जाए कि लेट्स सपोज हमने फिफ्थ फिबियोंकी टर्म क्या आती है, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5, फिफ्थ फिबियोंकी टर्म आनी चाहिए 3, सिक्स फिबियोंकी टर्म आनी चाहिए 5, 7 फिबियोंकी टर्म आनी चाहिए 8, 8 फिबियोंकी टर्म आनी चाहिए 9। तो जो जो इसके इंडेक्स हैं, जो हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, 0 से नहीं करेंगे 1 से करेंगे, तो इसका मतलब ये देखिए लिखा हुआ है फिबियोंकी ऑफ 1 इज 0। ये जो फर्स्ट टर्म है उसका फिबियोंकी क्या है 0, एंड फिबियोंकी ऑफ 2 इज 1, देखिए ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें एन हो कि हमने कौन सी फिबियोंकी टर्म मालूम करनी है, तो वो कैसे होती है, अपनी पिछली 2 टर्म का सम n-1 और n-2। यानी अगर मुझे फिबियोंकी 5 मालूम करनी है, 1 2 3 4 5, तो फिर फिबियोंकी टर्म अगर 3 है तो वो कैसे आई है, फिबियोंकी n-1 यानी ये वाला, और फिबियोंकी n-2 यानी ये वाला, इन दोनों का सम 2 + 1 3। तो जनरल फार्मूला जो हमें समझ आया वो ये है
कि किसी भी n फिबियोंकी टर्म को मालूम करने के लिए उसकी जो पिछली दो टर्म्स है n-1 n-2 उनको हम सम करते हैं, ठीक है। सो विद अबव नॉलेज वी कैन डिफाइन द फॉलोइंग रिकर्सिव प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द nn टर्म ऑफ द फिबियोंकी सीरीज। ये हमें कॉल पता चल गई है कि ये वो वाली कॉल है जिससे कि हम एक फिबियोंकी टर्म मालूम कर सकते हैं, और बेस क्राइटेरिया हमें ये नज़र आ रहा है कि 1 का भी 0 होगा और फिबियोंकी टर्म 2, यानी हम यहाँ पे स्टॉप कर सकेंगे। तो ये हमारा बेस क्राइटेरिया होगा और ये हमारी वो कॉल होगी जो कि हमें बेस क्राइटेरिया के नज़दीक लेके जाएगी, ठीक है। तो हम इसका रिकर्सिव प्रोसीजर लिख सकते हैं कि ये इसका बेस क्राइटेरिया है कि ये n-1 फिबियोंकी n इज n-1 इफ n इज लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब है अगर फिबियोंकी टर्म 1 या 2 फर्स्ट 2 फिबियोंकी टर्म्स है ना जो आपका बेस क्राइटेरिया है, देखें n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 का क्या मतलब है कि आपकी जो फर्स्ट 2 फिबियोंकी टर्म्स है 1 और 2 वो आपका बेस क्राइटेरिया, वहाँ पे आप रुक सकते हैं, ठीक है। और जो आपकी कॉल जा रही है वो है फिबियोंकी n-1 प्लस फिबियोंकी, ये दो कॉल दी, आप 2 दफ़ा अपने आप को अंदर से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं इसको कि फिबियोंकी ऑफ n हम मालूम करेंगे कि जब n जो है वो लेस देन इक्वल टू 2, यानी फिबियोंकी 1 और फिबियोंकी 2 पे हम जो है वो अगर हमारे पास फिबियोंकी 1 आता है यानी n की वैल्यू 1 है तो उसकी टर्म क्या है 1-1 0, यानी फिबियोंकी ऑफ 1 है 0 और फिबियोंकी ऑफ 2 है 1। ये अभी हम पीछे देख के आए हैं, ठीक है, जो बेस क्राइटेरिया है। अदरवाइज ये अपने आप को कॉल करेगा अगर टर्म जो है वो 2 से ग्रेटर हुई विद n-1 एंड n-2। तो इसका मतलब ये है कि जब आप मेन से इसको फर्स्ट टाइम कॉल करेंगे तो ये फंक्शन पूरी एक कोडिंग बनेगी, लेकिन फिर ये फर्स्ट में अपने आप को 2 दफ़ा कॉल करेगा। इसका मतलब है आपका स्टैक जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और जो आपका सेकंड स्टैक पोजीशन है उस पे इस फंक्शन की 2 इकट्ठी साथ पड़ी होंगी, मतलब 2 साइड बाय साइड पड़ी होंगी, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैंने फिफ्थ फिबियोंकी टर्म मालूम करनी है तो आपकी जो स्टैक की 0 पोजीशन है यानी जो फर्स्ट इंडेक्स है वहाँ पे तो आपका ये पूरा फंक्शन पड़ा है, लेकिन जब अपने आप को ये 2 दफ़ा कॉल कर रहा है तो आपका स्टैक जो है वो 2 पार्ट्स में जो सेकंड लोकेशन होगी, जो उसकी फर्स्ट जिसको इंडेक्स 1 कह रहे हैं, जो उसकी सेकंड लोकेशन है स्टैक की, उस पे इस फंक्शन की 2 कोडिंग पड़ेगी साइड बाय साइड। एक को जा रहा होगा n-1 और एक को जा रहा हो n-2, यानी एक को 4 जाएगा और एक को क्या जाएगा 3 जाएगा। समझ आ गई है। उसके बाद जब 4 जाएगा तो दैट उसे नॉट इक्वल लेस देन इक्वल टू 2, वो मजीद अपने आप को डिवाइड करेगा विथ 3 एंड विथ 2, यानी वो जो आपका 4 जा रहा था वो अपने आप को कॉल करेगा 3 और 2, और जो आपका 3 गया था वो अपने आप को कॉल करेगा 2 और 1 के साथ। यानी आपकी एक कोडिंग के ऊपर 2 कोडिंग्स पड़ी होंगी और फिर वो 2 जो हैं वो फिर 4 आपके फंक्शन कॉल होंगी। यानी ये जो स्टैक की सेकंड लोकेशन होगी यानी जो उसकी थर्ड लोकेशन होगी, सेकंड इंडेक्स होगा, थर्ड टाइम जब ये अपने आप को कॉल करेगा तो वहाँ पे फिर इसकी 4 दफ़ा कोडिंग बनेगी, क्योंकि आपका जो 4 था उसने आपको फिर अपने आप को 2 दफ़ा कॉल, 2 उसके हो गए और 2 जो 3 के थे। समझ आ गया। तो हर टाइम ये 2 के पावर से इंक्रीज होती रहती है आपकी कॉल, ठीक हो गया। तो जब वो आपका फिबियोंकी जो 3 के साथ हुआ था वो जब 3-1 2 और 2-1 3-2 1, तो जब ये वाली जो कॉल होगी ना वो चूंकि 1 आ जाएगा तो वो वहां से रिटर्न हो जाएगी। इस तरीके से जो आपकी 2 वाली थी, जो 3-1 2 वाली थी, वो भी आपको वापस आ जाएगी, क्योंकि आपका बेस क्राइटेरिया ये वाला हो जाएगा। और वो क्या लेके वापस आएंगे, वो रिजल्ट वापस लेके आएंगे जो 1 या 0 होगा। और वो इस तरीके से जिस तरह मैंने आपको रिकर्जन में बताया स्टेप बाय स्टेप जो है वो नीचे की तरफ आएगा और इस तरीके से आपको वो आपस में प्लस होते रहेंगे और उस जगह से वापस आएंगे जहाँ पे वो रिटर्न हुए थे, और इस तरीके से आपको फिफ्थ फिबियोंकी टर्म जो है उसकी वैल्यू 3 मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है रिकर्जन की, समीशन ऑफ इन्फिनिट सीरीज। ये एक और एग्जांपल है जिसमें हम रिकर्जन या रिकर्सिव प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो रिकर्जन कैन बी यूज टू फाइंड द सम ऑफ एन इन्फिनिट सीरीज अप टू द डिजायर्ड एक्यूरेसी। यानी हम रिकर्जन यूज कर सकते हैं एक इन्फिनिट सीरीज को। इन्फिनिट सीरीज चूंकि हम कंप्यूटर में करेंगे तो ज़ाहिर हम कोई ना कोई उसकी एंडिंग वैल्यू तो देंगे। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जो इस तरह की सीरीज हो x-s³
3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस माइनस x7। तो ये एक सीक्वेंस सा बन रहा है। तो जब ये सीक्वेंस सा बन रहा है तो इसका भी आप एक रिकर्सिव प्रोसीजर जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर उसके तहत चल रहा है, स्टेप के, यानी 3 है, x⁻³ है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। इसी तरीके से वही नंबर नीचे फैक्टोरियल है। अब अगर ये 3 है तो यहाँ नीचे 1 है डेफिनेटली, तो मेंशन नहीं हुआ और ऊपर भी जो है पावर भी 1 है। तो ये एक्चुअली है x1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल माइनस x³ बाय 3। तो नजर आ रहा है कि एक एक स्टेप से ये आगे जा रहा है, 1 3 1 3 3 5 3 5, इस तरह से आगे जा रहा है। और एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस है, तो आप इसकी इजीली जो है वो रिकर्सिव कॉल बना सकते हैं। ये एक और एग्जांपल है रिकर्जन की, इसको टावर्स ऑफ हेनॉय कह रहे हैं। ये एक पजल है बेसिकली, या इसको मैथमेटिकल गेम भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पेग्स या पोल्स आप इसको कह सकते हैं, या रॉड्स कह सकते हैं। तो 3 रॉड्स हैं या 3 पोल्स हैं एंड अ नंबर ऑफ डिस्क ऑफ डिफरेंट साइजेस। और उसमें कुछ डिस्क पड़ी होती हैं और उन सब डिस्क का साइज जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक हो गया। 3 पोल्स हैं या रॉड्स हैं, और एक एक जो सोर्स पोल होगा, यानी जो स्टार्टिंग पोल होगा या रॉड होगा, उसके पास नंबर ऑफ, उसके ऊपर कुछ डिफरेंट साइजेस की जो है वो डिस्क पड़ी होंगी। सो द पजल स्टार्ट विद द डिस्क इन अ नीट स्टैक। ज़ाहिर है वो स्टैक में है, यानी नीचे ऊपर जो है वो पड़ी हुई हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑन 1 पेग। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज का क्या मतलब है, यानी जो नीचे वाली पड़ी है वो उसका साइज 1 है, उसके ऊपर फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो कुछ डिस्क पड़ी है पहले पैग के ऊपर या पहली रॉड के ऊपर, और द स्मॉलेस्ट एट द टॉप, और जो सबसे छोटी होगी वो सबसे ऊपर है। इस तरह से उससे बड़ी उससे नीचे, और उससे बड़ी उससे नहीं, सबसे नीचे जो है वो सबसे बड़ी है, और उसके ऊपर जैसे भी पड़ी है वो अपने साइज से जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो टॉप के ऊपर पड़ी हुई है। इसका मतलब है कॉनिकल शेप जो है ना वो उस रॉड में बन रही है। और ऑब्जेक्टिव क्या है इस पजल का, या ये गेम किस तरीके से चलेगी या विन होगी, इज टू मूव द एंटायर स्टैक टू अनदर पैग। यानी वो जो पूरा स्टैक बना हुआ है डिस्क का, अब स्टैक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो सबसे पहले डिस्क उसमें डाली गई थी वो अब सबसे नीचे है, और जो सबसे आखिर में स्मॉल डिस्क जो सबसे स्मॉलेस्ट है और जो सबसे ऊपर है, जो सबसे लास्ट में वहाँ पे उस पोल में डाली गई थी, वो सबसे पहले उसको निकालना होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द स्टैक ऑफ डिस्क। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने एक रॉड या एक पोल से हमने डिस्क जो है वो उठानी है, और उसी ऑर्डर में हमने जो है वो एक और पैग या रॉड पे लेके जानी है। तो ये जो है वो एक गेम है, और इसको विन इस तरह करना होगा कि अगर सक्सेसफुली जो है कोई ये कर दे। ठीक है, इसको देखते हैं ये कैसे होगा। वो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये आपका जो है ये 3 रॉड्स हैं, देयर आर 3 रॉड्स। ठीक है, और ये आपकी सोर्स रॉड है या स्टार्टिंग रॉड है, जिसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 डिस्क पड़ी हुई है। देखें, द फॉलोइंग फिगर शोर द टावर्स ऑफ हेनॉय विद 8 डिस्क। ये 8 डिस्क पड़ी है और सबसे स्मॉलेस्ट सबसे टॉप पे है, और हर एक का साइज डिफरेंट है। इसका मतलब है क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो सबसे बड़ी डिस्क है वो नीचे पड़ी है, उससे स्मॉलेस्ट उसके ऊपर, फिर थर्ड नंबर पे उससे जो स्मॉलेस्ट, और इस तरह से होती होती ये डिफरेंट साइजेस की हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो ऊपर पड़ी है। और जो है इसका ये गेम का रूल ये है कि आपने इसी फॉर्म में ये सारी डिस्क जो है वो इस वाले रॉड पे मूव करनी। तो ये आपका स्टार्टिंग रॉड है या सोर्स रॉड है, और ये आपका डेस्टिनेशन रॉड है या एंडिंग रॉड है। और ये जो दरमियान वाला है इसको हम एज अ टेम्प्रेरी रॉड जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हम यूं ही उठा के इसको, क्योंकि आपके रूल्स क्या कहते हैं, ओनली 1 डिस्क कैन बी मूव्ड एट अ टाइम। आप एक वक्त में एक डिस्क मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। एंड सेकेंड रूल क्या है, ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द अपर डिस्क फ्रॉम वन ऑफ द स्टैक एंड प्लेसिंग इट ऑन टॉप ऑफ अनदर स्टैक और ऑन एन एम्प्टी पैग। ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द अपर डिस्क फ्रॉम वन ऑफ द स्टैक, यानी आप सिर्फ ऊपर से उठा सकते हैं, एंड प्लेसिंग इट ऑन टॉप ऑफ अनदर स्टैक, और फिर हम उसको किसी स्टैक, यानी आप दरमियान से नहीं निकाल सकते, क्योंकि स्टैक हमने जब पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में तो हमने कहा था स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है कि वो सिर्फ जो आपने लास्ट में इंसर्ट किया होगा उसी को आप जो है
है वो 1 बाय 1 करके आप निकालेंगे, आप एरे की तरह मिडल से जो है वो कोई चीज़ नहीं निकाल सकते। और थर्ड रूल क्या है, नो लार्जर डिस्क मे बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ स्मॉलर डिस्क, यानी आप स्मॉलर डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं रख सकते, यानी आपका जो है ना फॉर्मेट वो यही होगा। तो एक वक्त में एक डिस्क मूव करनी है, दरमियान से जो है वो आप कुछ नहीं कर सकते, और आपके स्मॉलर डिस्क के ऊपर लार्जर डिस्क नहीं आ सकती। तो ये रूल्स फॉलो करते हुए आपने इसी तरीके से जो डिस्क हैं वो इस डेस्टिनेशन रॉड पे या इस डेस्टिनेशन टावर पे लेके जानी है, और ये आपका एज अ टेम्प्रेरी टावर इस्तेमाल होगा, यानी जिसको आप हेल्पिंग टावर कह सकते हैं ना, उसके तौर पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो चूंकि वो तो 8 डिस्क थी, तो हम 3 डिस्क के साथ जो है ना वो इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये आपकी 3 डिस्क है, आप ये देखिए सबसे बड़ी है, इसको हम 1 डिस्क कह सकते हैं, इसको हम 2 कह देते हैं, इसको हम 3 कह सकते हैं। और कलर भी डिफरेंट है ताकि आपको पता चले कि जो सबसे बड़ी डिस्क है उसका कलर ग्रीन है, और जो व्हाइट है वो सेकेंड नंबर पे है, और जो रेड है वो थर्ड नंबर पे है। और ये हमारे पास 3 पेग्स हैं या 3 रॉड्स हैं। पहले वाले को हमने ए कह दिया है, जो हमारा टेम्प्रेरी है दरमियान में है उसको हम बी कह देते हैं, और जो हमारा डेस्टिनेशन रॉड है या पेग है उसको हम क्या कहते हैं, सी। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू मूव ऑल डिस्क फ्रॉम पेग ए टू पेग सी, आपने इस पेग से इस पेग पे लेके जाना है। ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, और ये जो आपका मिडल है ये टेम्प्रेरी है। तो लेट ट्राई टू सॉल्व टॉवर्स ऑफ एन आई विथ 3 डिस्क। ठीक है, हम 3 डिस्क के साथ जो है वो इसको करते हैं। तो जो आपका सोर्स टावर है वो ए है, जो आपका डेस्टिनेशन टावर है वो सी है, और जो आपका मिडल वाला टावर है उसको आप एज अ टेम्प्रेरी टावर जो है वो यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि जब आपकी तीनों डिस्क इसी शेप में इस टावर पे आ जाए, तो आपका जो टेम्प्रेरी है वो भी खाली होना चाहिए, और आपका जो सोर्स है वो भी खाली होना चाहिए। और रूल्स मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक वक्त में एक डिस्क मूव करनी है, और स्मॉलर डिस्क के ऊपर जो है वो लार्ज डिस्क नहीं आ सकती, और दरमियान से भी हम कोई डिस्क नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं कि 3 डिस्क के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और कितने मूव्स हमारे बनते हैं। आपको ये नज़र आ रहे हैं, टोटल 7 मूव्स हैं। ठीक है, ये 7 नज़र आ रहे हैं, ये 7 मूव्स हमने किए हैं, यानी 7 टाइम्स हमने डिस्क को जो है ना वो उठाया। अब ये किस तरह से है, ये 3 डिस्क आपकी सोर्स पे पड़ी हुई हैं, आपने सबसे, क्योंकि आपने एक वक्त में एक मूव करनी है, तो आपने ये जो सबसे स्मॉलेस्ट थी उसको उठा के आपने इस सी वाले पे रखा है। ठीक हो गई, ये फर्स्ट मूव हो गई। उसके बाद आपने जो सेकंड वाली थी वाइट, उसको आपने इधर रखा है, ये आपका सेकंड मूव हो गया। फिर आपने वो जो थर्ड इधर जो छोटी रखी थी उसको उठा के अब इसके ऊपर रख दे, क्योंकि आप लार्जर के ऊपर स्मॉलर रख सकते हैं। ठीक है, आप इस वाइट को इसलिए इधर लेके आए थे ताकि फिर आप इसको उठा के इसके ऊपर रख सकें। क्लियर हो गई ये बात। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरह ना करते, यानी आप वाइट को कर उठा के इसी पे लाते, तो वो बड़ी छोटी नीचे रह जाती, बड़ी ऊपर आती, जो कि गलत है, रूल के अगेंस्ट है। ठीक है, तो आपने छोटी को इसलिए पहले यहाँ कर दिया ताकि फिर हम इसको उठा के इसके ऊपर रख सकें, क्योंकि हमें बेसिकली ये वाली पहले चाहिए, ग्रीन वाली। ठीक हो गई ये बात। अब जब हमने वो थर्ड मूव में वो जो छोटी थी वो हमने यहाँ पे ला के रख लिया, और इसलिए रखी है ताकि ये सोर्स में जगह खाली हो जाए, क्योंकि हम इस फर्स्ट वाली को यहाँ ला सकें। ठीक है, तो ये हमने फोर्थ मूव में जो फर्स्ट डिस्क थी वो हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन टावर पे रख दिया। अब हमारी एक डिस्क कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसके ऊपर ये वाइट वाली रखनी है, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है इस तरीके, हमें ये पहले यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी। तो हम अपने फिफ्थ मूव में वो जो आपकी ये वाली स्मॉलेस्ट थी, इसको उठा के हमने यहाँ पे टेम्परेरी रख लिया है। ठीक हो गई ये बात। अब हम ये कर सकते हैं कि इस वाइट को इसके ऊपर ले जा सकते हैं, ये देखें यहाँ पे, और लास्ट में फिर हम इस रेड वाले को यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, तो जब हमने ये कहा कि ये हमारा टेम्प्रेरी टावर था बी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो सोर्स था इसको भी आप यूज़ करेंगे। टावर तो आप बेसिकली तीनों यूज़ करेंगे, लेकिन टेम्प्रेरी टावर बी वाले को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है हेल्प करेगा कि आपने किस वक्त डिस्क जो है वो इसके ऊपर रखनी है टेम्प्रेरली, ताकि फिर आप सीक्वेंस में जो है ना वो इस एंडिंग में आप इसी पोजीशन में जो है वो डेस्टिनेशन टावर पे आपकी डिस्क आ सके। तो 3 डिस्क के लिए हमें कितने मूव्स करने पड़े हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक हो गया ये बात। इसका मतलब है जब n की वैल्यू 3 थी तो हमें 7 मूव्स करने पड़े। ठीक हो गया। तो अब हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाना है और हमने इसकी रिकर्सिव कॉल को देखना है। ठीक हो गया।
तो वी नोटिस दैट विथ 3 डिस्क द पजल कैन बी सॉल्व इन 7 मूव, यानी जब n की वैल्यू 3 थी तो हमें 7 मूव चाहिए होंगे। तो हमने जो जनरल फार्मूला बनाया है वो है 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, यानी अगर n की वैल्यू 3 है, 3 डिस्क हैं, तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 माइनस 1 7 मूव। इस तरीके से अगर n की वैल्यू 4 होगी तो 16 माइनस 1 15 मूव जो है, ये कंफर्म है कि 15 मूव में वो चारों डिस्क जो हैं वो ए टॉवर से हम सी टॉवर में उसी कंडीशन में या उसी पोजीशन में हम मूव कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मूव तो हमने इस फॉर्मूले से कर दिए कि इतने मूव बनेंगे, ये तो हमें क्लियरली पता चल गया। और जब ये पता चल जाता है तो एक वेरिफिकेशन हो जाती है कि हमारे अगर इससे ज़्यादा मूव बने या इससे कम मूव बने, बेशक वो डिस्क वहाँ पे आ गई लेकिन हमने कहीं ना कहीं जो है वो कोई गलती की होगी। ठीक हो गया। तो एक तो हमें नंबर ऑफ मूव पता चले गए 2n-1 से। Now, rather than finding a separate solution for each n, we will use the technique of recursion to develop a generalized solution to the towers of Hanoi puzzle. वो कैसे होगा? हमने क्या ऑब्जर्व किया है? We observe that the solution to the towers of Hanoi problem for n is greater than 1 disk may be reduced to the following sub problem. अब हमने चूंकि हमारी जब एक डिस्क है, हमारा बेस क्राइटेरिया क्या है कि जब आपकी डिस्क 1 हो तो उसको तो आप सिंपली ए से उठा के सी पे ले जाएंगे, आपको एक ही मूव में आपकी एक डिस्क जो है वो हो जाएगी। ठीक हो गया, ये आपका बेस क्राइटेरिया हो गया। और जब 1 से ग्रेटर होगा तो फिर हमने क्या देखना है कि किस तरीके से हमारी वो जो हमारी n से ग्रेटर वाली जो मूव्स होंगी ना, वो हमें फिर एक रिकर्सिव स्टेटमेंट दे देंगी जिससे कि फिर हम किसी भी नंबर ऑफ डिस्क के मूव जो हैं वो हम निकाल के उन डिस्क को सक्सेसफुली ए टॉवर से हम सी टॉवर पे रख सकेंगे। वो अब हमने देखने हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हम नंबर ऑफ 3 डिस्क की जो है ना वो बात जो हमने 3 डिस्क की थी तो उस पे हमने ये देखा था कि हमारे कितने थे, 7 मूव थे। नाउ अब हमने जो हमने जनरल स्टेटमेंट जो है वो निकाली है वो ये है कि मूव द टॉप n-1 डिस्क फ्रॉम पेग ए टू पेग बी। ठीक है, and move the top disk from peg A to peg C, and then move the n-1 disk from peg B to peg C. We introduce the following general notation to denote a procedure which moves the top n disk from initial peg beginning to final peg end until the peg auxiliary AUX as an auxiliary। वो जो A B C था, A को बिगिनिंग वाला टॉवर कह रहे हैं, जो दरमियान में बी था उसको ऑक्सिलरी कह रहे हैं, और जो हमारा एंड वाला सी था उसको क्या कह रहे हैं, एंड कह रहे हैं। ना ये जो मूव निकले हैं इनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये तीनों मूव जो हैं वो किस तरीके से निकले हैं। ठीक है ना, अभी आप इसको जो है ना वो गौर से देखें कि ये तीनों स्टेटमेंट कैसे आई हैं। सबसे पहले मैं दोबारा उसको रिवाइज करना चाहूँगी। जो ये नंबर ऑफ 3 डिस्क है, अगर आप फिर एक दफ़ा देख लें कि आपने 3 डिस्क के लिए 7 मूव बनाए हैं तो हमारी जनरल फार्मूला निकला है 2n-1। ये आपको एक बात पता होनी चाहिए। तो 3 डिस्क के लिए आपने पहले स्मॉलेस्ट डिस्क को आप इधर ले गए, फिर आप वाइट को इधर लेके आए, फिर आप इसको उठा के आपने यहाँ रखा ताकि ये जगह खाली हो जाए, और यहाँ पे फिर आप वो बड़ी वाली डिस्क लेके आए। फिर आपको वाइट चाहिए थी तो आप रेड को दोबारा इधर ले गए, फिर आप वाइट को उठा के यहाँ पे ले आए, और फिर आप रेड को उठा के एंडिंग पे यहाँ पे ले आए। तो ये मैंने एक तरह से दोबारा रिवाइज करके आपको ये बता दिया कि ये 7 जो है मूव में आपकी 3 डिस्क होंगी। नाउ ये जो हमने कॉल्स निकाली हैं, रिकर्सिव कॉल्स, बेस क्राइटेरिया आपका क्या है कि जब आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, तो आपने वहाँ पे स्टॉप कर देना। ये आपका बेस क्राइटेरिया। अब रिकर्सिव कॉल कैसे बने? अब वो जो बेस क्राइटेरिया ना वो ये वाली मूव है, मूव द टॉप डिस्क फ्रॉम पेग ए टू पेग सी। सिंपली आपने सोर्स पेग से उठा के कहाँ ले जाना है, डेस्टिनेशन पेग पे। ये आपका एक तरह से ना क्या कह सकते हैं कि आपकी ये फाइनल बेस क्राइटेरिया भी कह सकते हैं, और ये एक फाइनल मूव होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूँ एज्यूम करें कि आपके पास एक ही डिस्क है, 1 डिस्क है, तो ये आप इन तीनों में से कौन सा वाली करेंगे? डेफिनेटली ये करेंगे ना। 1-1 0 तो कुछ नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये वाली करेंगे ना। मूव द टॉप डिस्क, एक ही डिस्क पड़ी है ए पे, तो मूव द टॉप डिस्क सिंपली फ्रॉम पेग ए टू पेग सी। ये वो आपकी वो मूव होती है जो कि एक फाइनल मूव होती है, इसको फिर आप दोबारा नहीं छेड़ते। अच्छा, अब जो आपके रिकर्सिव कॉल है वो कैसे बन रही है, ये कैसे कहाँ से आया, हमें कैसे पता चला कि हमने पेग ए से पेग बी पे जाना है, या हमने फिर ए से सी पे जाना और फिर हमने बी से सी पे जाना है? ये इस तरह से बना है कि n से ग्रेटर 1 से ग्रेटर क्या होता है, 2। इसका मतलब है कि आपने ये देखना होता है कि कौन सी मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क है जिसमें आपके तीनों पैग यूज हो जाएंगे। देखिए 3 पे डायरेक्ट नहीं जाना, 3 तो एक एग्जाम्पल थी,
यानी कितनी नंबर ऑफ डिस्क हों कि आपके तीनों टॉवर या तीनों पैग इस्तेमाल होंगे। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर यहाँ पर 2 डिस्क हों, ठीक है, यहाँ पे तो आपको ये 4 नज़र आ रही है ना, अगर हमारे पास 2 डिस्क हों तो हमारे तीनों टॉवर यूज़ हो जाएंगे। कैसे? अगर ये 1 है और एक ये 2 है, तो आपने इन दोनों को इधर लेके आना ना एंड पे। तो आप पहले क्या क्या करेंगे कि ये जो रेड वाली है इसको यहाँ रखेंगे, ठीक हो गया। फिर इस वाइट वाली को इधर लेके आएंगे और फिर उस रेड को उठा के इधर ले आएंगे। तो आपके कितने मूव बन गए? 3। ये देखें, पहले इसको इधर लेके आएंगे 1 मूव, फिर आप वाइट को इधर लेके जाएंगे 2 मूव, फिर उस रेड को उठा के यहाँ ले आएंगे 3 मूव। 3 मूव में, यानी जब n की वैल्यू 2 हो तो फॉर्मूला क्या है? 2n-1, यानी 4-1 3, यानी 3 मूव में आपकी 2 डिस्क जो है n=2 डिस्क जो है वो आपकी इधर आ जाती हैं। तो इसका मतलब है कि n=2 डिस्क पे आपके तीनों टॉवर यूज हो जाते हैं। और वो जो 2 डिस्क की मूवमेंट थी, जो हमने 3 मूव बनाए हैं, उसको हम इसके साथ टैली करते हैं। और से देखिएगा, आपने पहले किया है कि आप ए से, लेट्स सपोज करें ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपने ए से कहाँ लेके गए हैं? बी पे, ठीक है। ये आपने रेड कहाँ लाया था? ए से कहाँ लेके गए थे? बी पे लेके गए थे। फिर आपने क्या किया था? ए से आप सी पे ले गए थे, वो जो व्हाइट था उसको आप ए से कहाँ ले गए थे? सी पे ले गए थे, ठीक हो गया। फिर आपने क्या किया था? आप बी से सी पे ले गए थे, देखिए ये लिखा हुआ है बी से सी। तो ये जो तीनों आपकी स्टेटमेंट बनी है, रिकर्सिव कॉल जो आप जिसने आपको दी हैं, वो आपने n=2 डिस्क से उठाई हैं। मतलब ये आपने खुद से नहीं बना ली। जब आपने 2 डिस्क को मूव किया ना, यानी आपने पहले ए से आप कहाँ ले गए? बी पे, ये देखें। फिर आप कहाँ क्या ले, आपने क्या किया? ए से आप कहाँ ले गए? सी पे, ये देखें। और फिर आप कहाँ क्या किया? आपने बी से सी पे। तो आपकी जो n=2 डिस्क के लिए 3 मूव्स थी, उसने आपको ये बता दिया कि अब आप किसी भी नंबर ऑफ डिस्क के लिए ये मूव्स अगर रिकर्सिवली करें तो आपके जो है वो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। तो आपका जो बेस क्राइटेरिया है जिस पे ये कॉल स्टॉप होगी वो n=1 है। और अगर स्टॉप नहीं होगी तो ये आपकी वो 3 कॉल्स हैं या 3 मूव जिनको आप कह सकते हैं, ये आपकी वो चलेंगे, रिकर्सिव कॉल है, ठीक है। तो अब हम इसको देख रहे हैं हमारा फंक्शन कैसे कॉल होगा। हमने नंबर ऑफ डिस्क भेजनी होंगी। फॉर एग्जांपल लेट सपोज हम फंक्शन का नाम रखते हैं टॉवर। आपने n यानी नंबर ऑफ डिस्क भेजनी होंगी, बिगिनिंग, ऑक्सिलरी, एंड, ये 3 टॉवर्स के नाम। ए बी सी भी भेज सकते हैं, बिगिनिंग, ऑक्सिलरी और एंड भी भेज सकते हैं। और अंदर जो कॉल्स होंगी ना वो ये वाली होंगी, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। When n=1 we have the following obvious solution, यानी जब आपका n जो है वो 1 है, जब नंबर ऑफ 1 डिस्क जो है वो 1 है, तो फिर तो आपने सिंपली बिगिनिंग से कहाँ ले जाना है? एंड तक ले जाना है, ठीक है। और अगर n=1 है, ये वो मैं तीनों मूव जो है वो पीछे से लेके आई हूँ। दोबारा देख लेते हैं। अब हम ए बी सी, पहला क्या था? हमने ए से कहाँ जाना है? बी पे जाना है। यानी हमने, अगर मैं बिगिनिंग और इसके हिसाब से करूं तो ए से बी का मतलब ये है कि मैंने बिगिनिंग से ऑक्सिलरी पे जाना है। बिगिनिंग से ऑक्सिलरी, ये देखें, बिगिनिंग से आपने ऑक्सिलरी पे जाना है। तो वो जो एंड वाला ना वो एज अ टेम्पररी यहाँ पे कंसिडर होगा, यानी आपने इधर से इधर जाना है ना। बिगिनिंग से आपने कहाँ जाना है? ऑक्सिलरी पे, तो ये दरमियान में आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? आपने ए से सी पे जाना है, यानी आपने बिगिनिंग से एंड पे जाना है। तो ये आपने बिगिनिंग से एंड पे जाना है और दरमियान में ऑक्सिलरी होगा, ठीक है। और लास्ट कॉल क्या है? आपने बी से सी पे जाना है, यानी आपने ऑक्सिलरी से एंड पे जाना है। तो ये देखें, आपने ऑक्सिलरी से एंड पे जाना है, ये दरमियान में होगा। यानी तीनों टावर आपने शो करने हैं ना, क्योंकि आपकी जो रिकर्सिव कॉल है वो आपसे 4 पैरामीटर मांग रही है, नंबर ऑफ डिस्क, बिगिनिंग, ऑक्सिलरी, एंड। तो आपने 3 भेजने हैं ना। तो जब आपने इधर से इधर जाना है तो दरमियान में एंड लिखा जाएगा, जब आपने इधर से इधर जाना है तो दरमियान में ये वाला लिखा जाएगा, जब आपने इधर से इधर जाना है तो दरमियान में बिगिनिंग लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आप नोट कर लें, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे n-1 है, यानी ये अपने आप को 2 दफ़ा कॉल करेगा अपने आप को। लेकिन ये कॉल नहीं है, ये डायरेक्ट आपकी मूव है 1। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि ये वाली जो होती है फाइनल मूव होती है। देखो, मूव द टॉप डिस्क, ये आगे कॉल नहीं है, ये 2 रिकर्सिव कॉल्स हैं, क्योंकि ये मतलब चेंज हो जाती हैं। लेकिन जो ये वाली होती है ना, ये फिक्स हो जाती है ना, क्योंकि जब आप एक दफ़ा ए से सी पे ले गए उसको, तो फिर आपने नहीं, मतलब 2 डिस्क की बात कर रही हूँ। जब आपके पास नंबर ऑफ डिस्क 2 थी, तो जब आप ए से सी पे ले गए थे
तो आप पहले बी से जो है इस रेड को जब आपने यहाँ लाया तो जो आप ए से सी ले गए थे वो फाइनल मूव थे, फिर आपने उस वाइट को नहीं छेड़ा था, तो इसलिए ये वाली ये मूव दोबारा रिकर्सिव कॉल नहीं बन सकती, ये फाइनल मूव है। लेकिन ये दो रिकर्सिव कॉल बनेगी क्योंकि ये चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके इस फंक्शन में ये 1 लिखा हुआ है, ये रिकर्सिव कॉल नहीं है, ये दोनों रिकर्सिव कॉल्स हैं, ठीक है, n-1 और n-1। तो बेसिकली आपके फंक्शन में जब आप लिखेंगे कि जब ये इक्वल टू 1 है तो वहां पे आपका स्टॉप होता है, तो आप लिखेंगे ये तीनों कॉल्स आप कहेंगे वेन एवर एन इज ग्रेटर देन 1, जब तक n 1 से ग्रेटर है आपका ये चलते रहेंगे तीनों, और जैसे ही n 1 होगा इसका मतलब है आपकी ये कॉल स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब आपका बेस क्राइटेरिया क्या बना कि जब n 1 पे अप्रोच कर जाएगा तो फिर ये कॉल खत्म हो जाएगी। यानी आप डायरेक्टली इफ वगैरह नहीं लिख रहे कि इफ दिस देन रिटर्न, इस तरह की चीज नहीं लिख रहे, आप कह रहे हैं n इज ग्रेटर देन 1 तो ये करता रहे, तो वो डेफिनेटली जब n1 हो जाएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। समझ आ गई ये बात। तो ये दो रिकर्सिव कॉल है, ये दरमियान में सॉल्व होती जाती है। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर ऑफ डिस्क हो हमारे पास तो हम उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो समझने की चीज़ है ना वो ये है, जो आपकी फर्स्ट कॉल आई है ना मेन से, उसमें हमें पता है कि हमने बिगिनिंग से एंड पे जाना है, दरमियान में ऑक्सिलरी है, ये तो वो इनिशियल स्टेटमेंट है ना, कंडीशन है ना आपकी। देखें बिगिनिंग इधर है, ऑक्सिलरी दरमियान में एंड, ये तो आपकी इनिशियल वो है मूव है। लेकिन जब ये बार बार अपने आप देखें, अब यहाँ बिगिनिंग एंड, इसका मतलब है बिगिनिंग एज अ बिगिनिंग जाएगा, जो एंड होगा वो इधर आएगा, और जो आपकी ऑक्सिलरी की वैल्यू होगी वो यहाँ आएगी, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। समझ आ गई। जबकि देखें ये सेम रहती है ना, इसीलिए ये मूव आगे करते हुए नहीं है, बस आपने बिगिनिंग से एंड पे जाना है। और ये फिर ये देखें, ये जो ऑक्सिलरी की वैल्यू होगी वो इधर आएगी बिगिनिंग की जगह पे, जो बिगिनिंग की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी ऑक्सिलरी की जगह पे, और जो एंड की वैल्यू होगी वो एंड पे ही आएगी। ये बड़ा ज़रूरी है ये समझना, ठीक है। इसको अब हम आगे करके देखते हैं। Note that each of these sub-problems may be solved directly or is essentially the same as the original problem using fewer disks. हमने 2 disk space को निकाला है। Accordingly, this reduction process leads to a recursive solution to towers of an problem. Clearly, it is a divide and conquer method of solving towers of an प्रॉब्लम। ये डिवाइड एंड कॉन्कर है ना, आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रॉब्लम को एक बड़े प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करें, ठीक है। इसको ये कौन से हमारे पास जो है वो 2 सब प्रॉब्लम है, ये 2 सब प्रॉब्लम है, ये n-1 है, या 3 कह सकते हैं कि आपने एक बड़े प्रॉब्लम को ना स्मॉलर प्रॉब्लम में आप सब प्रॉब्लम में आप डिवाइड करते हैं, और इस तरीके से आप डिवाइड कर करके अपने सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सिमिलर फैक्टोरियल में आपने देखा, आपने डिवाइड किया, 5 से 4 पे गए, 4 से 3, 3 से 2। फिर बियोंकी में आपने देखा कि आपने डिक्रीज कर करके यानी डिवाइड कर करके आपने फिबियोंकी टर्म कहा कि 5 की 4 और 3 होगी, फिर 4 की फिर 3 और 2 होगी, और इस तरीके से आप सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते गए और एंड में आके आपके पास जो है वो सोल्यूशन आ जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। ठीक हो गया। तो अब हम 3 डिस्क के साथ वो जो हमने अभी 3 रिकर्सिव कॉल देखी हैं उसको अब हम 3 डिस्क के साथ चला के देखते हैं कि हमारे पास वो जो मूव्स हमने वहाँ पे पढ़ी थी शुरू में, जो 7 मूव्स हमने देखी थी, क्या वो मूव्स हमारी इस रिकर्सिव कॉल से भी, इस रिकर्सिव फंक्शन से भी निकलती है या नहीं निकलती है। ठीक हो गया। ये अब हमने इसके हिसाब से देखना है जो हमने ये वाली कॉल्स पढ़ी हैं। ठीक है, ये वाली, ये अब हमने एक फंक्शन के तहत जो है वो n इज इक्वल टू 3 के लिए हमने इस स्टेटमेंट की मदद से मूव्स निकालनी। जो मूव्स आपने इस तरह निकाली थी ना मैनुअली, ये अब हम इसके थ्रू निकालेंगे, इस इन स्टेटमेंट के थ्रू, यानी इस फंक्शन इन फंक्शन कॉल के थ्रू। ठीक हो गया। तो हम बिगिनिंग की जगह ए, यानी अब हम ए बी सी यूज करें, ये आपका टेम्परेरी टॉवर है। वो जो आपने पास किया ना, बिगिनिंग पास किया, ऑक्सिलरी पास किया और एंड पास किया, हम उसको जरा वो थोड़े बड़े वर्ड हैं तो हम ए बी सी कह देते हैं। और नंबर ऑफ डिस्क कितनी है? 3। So illustrate the recursive solution of the towers of Hanoi problem with 3 disks with the help of a schematic diagram. It means that we want to solve the following. तो have a look at the following diagram. अब हम वो देख, अब हमने ये सारा ना एक डायग्राम की शक्ल में हमने मूव्स लिख दी। ठीक है। तो हमने फंक्शन में क्या पास किया था? 3ABC, बिगिनिंग ऑक्सिलरी एंड, ये हमने फर्स्ट टाइम मेन से ये पास किया था। और जो अंदर 3 कॉल लिखी हुई थी जो अभी मैंने आपको बताई, वो क्या थी? अगर आपको पहले हम रिवाइज करें, पहली से देख लेते हैं। n-1 वो 2 हो गया, और वो था आपका क्या था? बिगिनिंग था, और आपका एंड था, और इधर ऑक्सिलरी था। बिगिनिंग एंड और ऑक्सिलरी, देखें ये बिगिनिंग है, ये एंड है, ये ऑक्सिलरी है। तो ACB, बिगिनिंग एंड ऑक्सिलरी, जाके देख लेते हैं दोबारा। ये है, देखें, बिगिनिंग एंड ऑक्सिलरी,
ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरी क्या है, बिगिनिंग ऑक्सिलरी एंड, यानी ए बी सी, जैसे वो था वैसे ही है, ए बी सी, ये देखें, ये ए बी सी और ये वन लिखा हुआ है, यानी ये वो मूव है ना जो आगे की तरफ जाएगी। ये वाली मूव दोबारा रिकर्सिव नहीं है, ठीक है। ये वाली फिर 3 में जाएगी, लेकिन ये चौथे नंबर पे इधर आएगी, इधर, ये इधर है, ठीक है, ये सॉल्व हो गई है। और तीसरी जो रिकर्सिव कॉल थी वो इसी की तरह n-1, ये 2 हो जाएगा। और वो अगर हम इससे देखें तो ये आपकी बनती है ऑक्सिलरी बिगिनिंग और एंड, ऑक्सिलरी बिगिनिंग और एंड, ये देखें, ये ऑक्सिलरी बिगिनिंग और एंड, यम। तो ये हमने 3 रिकर्सिव कॉल, तो ये वाली तो सॉल्व हो गई है, और ये दो, अब ये दो रिकर्सिव हैं। अब ये वाला जो फंक्शन है ये अपने आप को दोबारा कॉल करेगा, ठीक है। यानी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये अब दोबारा इधर जाएगी एज अ फंक्शन कॉल, ठीक हो गया ना, क्योंकि आपके एक्चुअल पैरामीटर तो ये है ना जो आपके मेन से जो कॉल हुई थी ए बी सी, यानी फंक्शन का नाम आपका टॉवर, और ये एनओ का जो आपका ये जो 2 है ना, ये अब यहाँ पे एन बन जाएगा, यानी अब आपका एन जो है ना वो 2 हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो ए होगा ना वो एज अ ए आएगा, और जो आपका सी है वो यहाँ पे बी की, यानी बी की वैल्यू अब यहाँ पे एज अ सी होगी, ठीक है। ये सी इधर आया सेकेंड पैरामीटर, मतलब पिलर्स में, रॉड्स में सेकंड है और वैसे थर्ड पैरामीटर है। और जो लास्ट वाला है जिसमें यहाँ पे सी लिखे तो ये एज अ बी आया, यानी यहाँ पे आपका बी की जगह सी है और सी की जगह पे आपका बी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ए की जगह पे ए ही है, बी की जगह पे सी है और सी की जगह पे बी है। इसका मतलब है ये जो आपकी वो कॉल थी ए सी बी वाली, अब आप उसको देखें, ए की जगह पे ए ही है और ये n-1 है ना, जैसे इसके लिए n-1 2 था तो 2 के लिए n-1 1 हो जाएगा। ये तो ये हो गया, ये आप में वो इन्हीं 3 कॉल्स को अब हमने इस पैरामीटर के हिसाब से जो इधर गए हैं ना, इन पैरामीटर के हिसाब से देखना है, ठीक है। यही 3 कॉल्स हैं, क्योंकि यही हमारी रिकर्सिव कॉल थी जो हमने बनाई थी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तो आपकी यही वाली हैं, जो हमें दोबारा मैं अगर दिखा दूँ तो यहाँ से आई थी ना, बिगिनिंग एंड ऑक्सिलरी, यानी ए सी और बी, और इसी तरीके से ए बी सी, और इस तरीके से बी सी और ए। तो ये तो हमारी चूंकि जो फर्स्ट टाइम होता है वो तो यही वाली बनती हैं, लेकिन जब ये पैरामीटर इधर जाएंगे अगले उसमें तो ये एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, ए की जगह पे ए है, बी की जगह पे सी है और सी की जगह पे बी है। तो अब हमने ये वाली जो मूव्स है ना ये इन पैरामीटर के हिसाब से करनी है जो ये वाली इधर गए हैं, ठीक है। तो n-1 में 2-1 1 हो जाएगा, और ये लिखा हुआ था ए सी बी, तो चूंकि वो सी और बी आपस में वो बदल गए हैं तो अब ए सी बी की जगह यहाँ ए बी सी आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अच्छा, ये मैं बाद में आपको बताया इसका क्या मतलब है। ये ए बी सी हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी, तो चूंकि बी और सी चेंज हो गए हैं तो ये बनेगा ए सी बी, ठीक है। सिमिलरली ये लिखा हुआ है बी ए सी, तो बी और सी चूंकि बदल गए हैं तो बी की जगह सी, ए अपनी जगह पे है और सी बी, ये देखें सी ए बी, ये बन जाए। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, ये वाली तो एस रिजॉल्व है, ये तो इधर चौथे नंबर पे होगी, ठीक है। अब हम इस वाली को देखते हैं, ये 2 इधर गया है एन की जगह पे, और बी जो है वो ए की जगह पे गया, यानी ए की जगह पे बी है, और ए जो है वो बी, ए की जगह पे बी, बी की जगह पे ए, और सी एज अ सी है। क्लियर हो गई। तो चूंकि ये वाली 3 कॉल्स हैं तो ये है n-1, तो n-1 1 हो जाएगा, और ये लिखा हुआ है ए सी बी, तो चूंकि ए और बी बदल गए हैं तो ये होगा बी सी ए, ठीक है। सिमिलरली ये लिखा हुआ है ए बी सी, तो चूंकि बी और ए बदल गए हैं तो ये होगा बी ए सी, और ये लिखा हुआ है बी ए सी जो थर्ड था, थर्ड स्टेटमेंट थी, तो बी ए सी में ये ए बी सी हो गया। क्लियर हो गई। अच्छा, जब ये वाला अब 1 जाएगा, ये दोबारा इधर जाएंगे ना, दोबारा इस फंक्शन कॉल में जाएंगे। अब चूंकि ये 1 है तो कॉल हमें क्या कहती है, व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, जब n ग्रेटर देन 1 हो फिर ये आगे होना है, तो वो तो 1 है, इसका मतलब है ये नहीं चलेगा। सिमिलरली ये तो वही वाला है, ये तो ये वाली है जो कि रिजॉल्व होगी, ये तो जाती ही नहीं है, तो ऐसा 1 है। और ये जो 1 था ये फिर जाएगा यहाँ पे, तो ये भी वापस आ जाएगी। सिमिलरली ये भी वापस आएगी यहाँ पे, वहाँ इस फंक्शन में जाके ये भी वापस आएगी, बिकॉज एन इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो ये तो जाती नहीं है, सॉल्व हुई होती है, और ये फिर जाएगी एज अ एन, तो ये चूंकि n इज इक्वल टू 1 है तो ये भी वापस आ जाएगी। इट मीन कि आपकी ये कंप्लीट हो गया फंक्शन कॉल, ठीक है।
तो हमें मूव्स कैसे मिले, क्योंकि हमारी एक्चुअली वो होता है कि हमने बिगिनिंग से एंड पे जाना होता है, ये दरमियान वाला एज अ टेम्पररी शुमार होता है। तो अगर हम इसके हिसाब से मूव्स निकालें, ये जहाँ पे फंक्शन कॉल स्टॉप हुई है, तो ये आपकी इधर से आपने इधर गए हैं, ये दरमियान में टेम्पररी है, तो ये बनेगी ए से सी। अब ये बीच में टेम्पररी है और ये बनती है ए से बी, ये देखें तरह से ये टेम्पररी है, ये बनती है सी से बी, ये मूव ये इधर से आ रही है, फोर्थ नंबर पे है ए से सी। ये बनती है बी से ए, क्योंकि ये सी जो है ये टेम्प्ररी है। ये बनती है बी से सी, क्योंकि ए टेम्प्ररी है। ये बनता है ए से सी, क्योंकि बी टेम्प्ररी। अब ये 7 मूव्स हैं, देख रहे हैं आप। 3 चौथे नंबर पे ये है, 4 और ये 5 और ये 6 और 7। ये 3 डिस्क के लिए 7 मूव्स बन गई हैं, जो अभी हम पीछे एक मैनुअल एग्जांपल देख के आए थे। और अगर आप इन्हीं मूव्स को वहां जाके टैली करें, तो आपको पता चलेगा कि ये वही मूव्स निकली हैं जो हमने मैनुअली की थी। एक एक करके या दो दो करके हम देख लेते हैं। पहली है ए से सी और ए से बी, ये पहले हम ए से सी और ए से बी हम जाके देखते हैं। ये देखें, पहली है ए से सी और फिर है ए से बी, ये कंफर्म हो गई। पहली मूव थी ए से, आप वो जो छोटी वाली रेड थी वो आपने ए से कहाँ ले गई, सी, और फिर आपने वाइट वाली ए से कहाँ ले गया, बी। ये 2 मूव्स कंफर्म होगी। अब अगली 2 पे जाते हैं, वो देख के आते हैं। उसके बाद क्या है, सी से बी और ए से सी, ये 4th नंबर पे है। सी से बी और ए से सी, देखें सी से बी, ये सी से बी और फिर ए से सी, ये सी से बी और ए से सी, ये आपने सी से बी कर दी और ये आपने ए से क्या कर दी, सी कर दी। ठीक है, ये आपका जो ए पे आपका ग्रीन था वो आप सी पे ले गए। ठीक हो गई ये बात। ये सी से बी और ए से आप कहाँ ले गए, सी ले गए। ये 4 मूव्स कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये चारों मूव्स हमारी कंफर्म हो गई हैं। ठीक हो गया ना। पहले आपके कौन सी वाली हुई थी, फर्स्ट मूव हमारी क्या थी कि हम ए से कहाँ गए थे, सी पे। फिर सेकंड मूव हमारी क्या हुई थी, हम ए से जो है वो कहाँ पे गए थे, बी। और अभी जो हम 2 मूव देख के आए हैं वो है सी से बी और ए से सी। ये 4 मूव्स हो गई। अब हम अगली 3 देख के आते हैं। ये 3 मूव जो बी से ए, बी से सी, ए से सी, बी से ए, बी से सी और ए से सी। बी से ए, ये देखें ये वाली इधर, बी से ए, बी से सी और फिर लास्ट वाली मूव क्या थी, ए से सी। तो हमने ये देखा कि जो मूव्स हमने मैनुअली निकाली थी वही मूव्स हमारी इन रिकर्सिव कॉल से निकली हैं। ठीक हो गया। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि हमने जो रिकर्सिव कॉल बनाई थी, ये वाली 2 n-1 n-1, वो हमारी जो हमने 2 डिस्क को लेके बनाई थी, वो हमारी कितनी ही नंबर ऑफ डिस्क हों तो उनसे हम वो मूव्स निकाल सकते हैं। और मूव्स का फॉर्मूला क्या है, 2n-1। बस ये याद रखना है कि जब वो अपने आप को कॉल करेगा फंक्शन, तो जो आपके ये पैरामीटर्स आ रहे हैं वो आपने यहाँ पे आके उन पैरामीटर के हिसाब से ये मूव फिर चलानी होगी। ठीक है। So we can also illustrate the recursive solution of towers of Hanoi problem with 4 disks and onwards। अब आप जो है वो easily आपको 4 डिस्क या उससे ऑनवर्ड कर लेना चाहिए, तो इसलिए अब आप 4 डिस्क के लिए इसको खुद से कर सकते हैं। तो हम समराइज कर लेते हैं दोबारा इस एल्गोरिथम को कि फंक्शन का नाम अगर टॉवर है, हमने नंबर ऑफ डिस्क भेजी है, बिगिनिंग, ऑक्सिलरी, एंड भेजा है, तो हमारा जो बेस क्राइटेरिया वो ये कहता है कि अगर n = 1 हो जाए तो हम सिंपली बिगिनिंग से एंड पे ले जाते हैं, अगर एक डिस्क हो हमारे पास। अदरवाइज अगर एक से ज़्यादा हो तो फिर हम ये 3 कॉल करते हैं कि n-1 डिस्क को हम कहाँ ले जाते हैं, बिगिनिंग से ऑक्सिलरी, बिगिनिंग से ऑक्सिलरी, दरमियान में जो है वो एंड है। ठीक है, अभी हम देख के आए हैं n-1 ए, जिसको बिगिनिंग को हमने ए कहा था, ए, सी और बी, ए, सी और बी। ये देखें, ये ए, सी और बी, n-1 ए, सी, बी। और जो सॉल्व होती है वो कौन सी है, मूव 1 डिस्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, बिगिनिंग टू एंड। और दरमियान में क्या है, ऑक्सिलरी, यानी आपका है ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ये भी अभी हम देख लेते हैं। ये है
ए बी सी, मूव वन डिस्क फ्रॉम ए बी सी। और लास्ट वाली आपकी क्या है, मूव n माइनस वन ऑक्सिलरी बिगिनिंग एंड बी ए सी, ये बी ए सी एन माइनस। तो ठीक है, तो ये अब हमने इसको जनरलाइज करके लिख लिया, ठीक हो गया। So if we compare the recursion and iteration, so iteration can be used in place of recursion. An iterative algorithm uses the loop construct, यानी हम कोई भी loop use करके repetition करते हैं, और recursive algorithm using a branching structure, यानी हम हर दफ़ा, यानी जैसे अभी आपने देखा टॉवर्स ऑफ हनोई में हमने एक ब्रांच से हमने 3 बनाई, फिर 3 से हमने मजीद 1 से 3 बना के जो है और फिर तीसरी से भी 3 बना के, तो टोटल हमने 3 से फिर 7 बना दिए, ठीक है, यानी कि आप ब्रांचेस जो है वो बनाते चले जाते हैं। अच्छा, अब हम दोनों को जरा सा कंपेयर करते हैं। रिकर्सिव सॉल्यूशंस आर ऑफन लेस एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ बोथ टाइम एंड स्पेस। ये भी मैंने आपको बताया कि चूंकि फंक्शन कॉल्स एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है, फुल फंक्शन कोड जो है वो ऊपर रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखें तो आप करें कि ये, अगर मैं इसको स्टैक की फॉर्म में देखूं तो इसका मतलब है सबसे पहले जो स्टैक में फंक्शन कॉल पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन जो अभी हम ये देख नहीं रहे, ये वाला, ये पूरा फंक्शन, ये पूरा फंक्शन स्टैक में रखा जाएगा। और उसके ऊपर फिर इसके जो है वो दो और, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये तो बीच में सॉल्व हो जाती है ना, इसका मतलब है इसके ऊपर ये दो फंक्शन कोड एक ही इंडेक्स पे, ये दो, जैसे मैंने फिबियोंकी में बताया था, और फिर ये अपने आप को 2 में करेगा, और ये भी यानी फिर इन 2 के ऊपर 4 जैसे फिबियोंकी में थे, ये तो सॉल्व हो जाती ना स्टेट। तो इसका मतलब ये है कि 3 डिस्क के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 टाइम जो है वो फंक्शन की कोडिंग रखनी पड़ेगी। तो इसलिए टाइम जितने आप स्पेस, और हमने ये पहले पढ़ा है जब हम ये इंट्रोडक्शन इसका पढ़ रहे थे, तो हमने ये कहा था कि जितनी ज़्यादा रैम ज़्यादा यूज़ होती है तो कंट्रोल यूनिट को ज़्यादा टाइम लगता है उधर से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, यानी वो जो एक को पॉप करेगा फिर उसका डेटा पीछे लेके आएगा जहाँ से वो कॉल हुआ था। इस तरीके से क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फंक्शन कॉल्स हैं और स्पेस ऑक्यूपाइड है, तो इस तरीके से टाइम भी जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो recursion can simplify the solution of a problem, often resulting in shorter, more easily understood source code. अब सिर्फ एडवांटेज क्या नज़र आता है रिकर्जन का, अगर आप यही जो रिकर्सिव सोल्यूशन है टॉवर्स ऑफ हनोई का, अगर ये आप आइटरेशन में लिखने की कोशिश करें, यानी आप फॉर लूप्स लगाएं, इफ स्टेटमेंट्स लगाएं, तो वो काफ़ी नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा हो जाएंगी। तो रिकर्सिव सोल्यूशन हालांकि टाइम एंड स्पेस के लिहाज से एफिशिएंट नहीं है एज कम्पेयर टू आइटरेटिव सोल्यूशन, ठीक है, देन आइटरेटिव सोल्यूशन। लेकिन इनका बेनिफिट क्या है कि कोड बहुत शॉर्ट होता है, तो जो शॉर्ट होता है फिर वो इजीली अंडरस्टूड होता है, और उसकी फिर डीबगिंग और उसकी मॉडिफिकेशन जो है ना वो प्रोग्रामर इजीली कर सकते हैं। तो ये जो है वो बेनिफिट है रिकर्जन का, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इस रिकर्जन की जो ये वाली एग्जांपल्स हमने की हैं, टॉवर्स ऑफ हनोई की है, या हमने फैक्टोरियल की है, या फिर या फिबियोंकी की है, तो इस पार्ट को हम यहाँ पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी रिकर्जन की कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। थैंक यू।